Hello students, we are doing the 10th chapter, that is microbes in human welfare, and in this chapter we are studying the beneficial activities of the microbes. Dear students, in my last two lectures we studied that how the microbes they are used in the manufacturing of various हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, किस तरीके से हम माइक्रोब्स को सीवेज ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन. एंड टुडे वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर बाय डूइंग द लास्ट टू एरियाज, दैट इज हाउ द माइक्रोब्स दैट इज यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट एंड एज बायो fertilizers. So we have to cover the 6 areas in our syllabus, and we have already covered the 4 areas in our last 2 lectures, and today we will be doing how the microbes that is used as biocontrol agent and how they are used as biofertilizers. So students, microbes as biocontrol agent, एक आइडियल पेस्टिसाइड की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एक आइडियल पेस्टिसाइड की ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो इजीली अवेलेबल हो इन द मार्केट, इट शुड बी चीपर, इट शुड कंट्रोल ओनली द टारगेट स्पीशीज एंड इट शुड बी नॉन टॉक्सिक टू द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वो बायोडिग्रेडेबल हो. और यूजुअली देखा जाता है स्टूडेंट्स की जो हम केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, इन केमिकल पेस्टिसाइड्स के अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं हैं बिकॉज दे आर वेरी कॉस्टली. ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे एक्ट कर रहे हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, इनसे कई तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं हमारे अंदर, एंड यूजुअली दे आर कैंसर कॉजिंग. इसीलिए कई ऑल्टरनेटिव वेज जो हैं वो ढूंढे जा रहे हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जा रहा है फॉर द कंट्रोल ऑफ द पेस्ट, इंसेक्ट्स एंड वीड्स. वीड्स क्या होते हैं? वीड्स अनडिजायरेबल और अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हमारी मेन क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं. ठीक है, ये हमारी मेन क्रॉप के साथ compete करते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट, और इस तरीके से पैदावार को घटा देंगे, यील्ड को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देते हैं. पेस्ट जो हैं वो भी हमारी क्रॉप्स की यील्ड को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड की जगह अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करें एज अ पेस्टिसाइड, देन इनसे किसी तरीके की एक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनका लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा, इनसे किसी तरीके का कोई पोल्यूशन नहीं होगा. ठीक है, सो इसीलिए आजकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बायो कंट्रोल एजेंट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है. सो बायो कंट्रोल का मतलब है कि जब हम किसी बायोलॉजिकल मैथड या बायोकेमिकल मैथड या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं फॉर कंट्रोलिंग द प्लांट डिजीजेस एंड द पेस्ट. Chemical used as pesticides and insecticides, they are very harmful to the human beings and to the animals. सो नेचुरल मेथड जो है, एक नेचुरल तरीका पेस्ट को कंट्रोल करने का या पैथोजन को कंट्रोल करने का है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करें. और किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स? वायरसेस, बैक्टीरिया एंड अदर इंसेक्ट्स. सो जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस या इंसेक्ट को यूज़ कर रहे हैं टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द पेस्ट, देन दिस इज नोन एज बायो कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल. नाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक फार्मिंग वो टेक्निक है विच इन्वॉल्व्स द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स इन नेचुरल वेज, जिसमें किसी टाइप का कोई केमिकल जो है वो यूज़ नहीं किया जाता, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ किया जा रहा, कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं यूज़ किया जाता. हर नेचुरल तरीके से जो है कल्टीवेशन की जा रही है प्लांट्स की और रियरिंग की जाती है एनिमल्स की. सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स. सिंथेटिक सब्सटेंस को नहीं यूज़ करना ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो लंबे टाइम तक मेंटेन रहे. तो केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह मैन्योर्स, जो नेचुरल खाद है, उसको यूज़ किया जाता है. बिकॉज अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो हमारी जो सॉइल है वो आने वाले टाइम में बंजर हो सकती है, बैरन हो सकती है, बिकॉज उसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो सभी बायोलॉजिकल मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. सिंथेटिक मटेरियल्स जो हैं उनको नहीं यूज़ किया जा रहा ताकि सॉइल की फर्टिलिटी लंबे टाइम तक मेंटेन रहे, एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, कोई पोल्यूशन क्रिएट ना हो और कोई वेस्टेज ना हो.
सो की फीचर्स क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग के? प्रोटेक्टिंग द सॉइल क्वालिटी। सबसे पहले सॉइल की क्वालिटी को हम प्रोटेक्ट करें, उसके अंदर जो नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनका बैलेंस बना के रखा जाए। बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा एनहांस करना, कोई भी केमिकल ना यूज़ करना। इनडायरेक्ट प्रोविजन ऑफ क्रॉप न्यूट्रिएंट्स यूजिंग सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जब हम कोई केमिकल यूज़ करते हैं तो वो केमिकल सॉइल में जो यूजफुल माइक्रोब्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी टाइप का कोई केमिकल जो है वो नहीं यूज़ किया जा रहा। सो इस तरीके से वो जो यूजफुल सॉइल माइक्रोब्स हैं उनको, उनकी हम पॉपुलेशन को मेंटेन रखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स, वी ऑल नो कि उनके रूट्स में स्पेशल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाए जाएं। वीड और पेस्ट कंट्रोल किया जाए बाय क्रॉप रोटेशन। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नेचुरल प्रिडेटर्स। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है? एक ही क्रॉप बार बार ना लगाई जाए, क्रॉप्स को बदल बदल के लगाया जाए। बिकॉज हर एक जो क्रॉप होती है पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट विड्रॉ करती है, उस पर एक पर्टिकुलर पेस्ट जो है वो अटैक करता है। तो जब हम क्रॉप्स को बदल बदल के लगाते हैं तो इससे एक तो ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस जो है वो बना रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल से डिप्राइव हो गया है, कम हो गया है। और पेस्ट जो है, क्योंकि क्रॉप्स जब चेंज की जाती हैं तो पेस्ट जो है उसका अटैक भी कम हो जाता है। नेचुरल प्रेडेटर्स ढूंढे जाएं। कोई पेस्ट या कोई इंसेक्ट अगर हमारी क्रॉप को खराब कर रहा है तो हम उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर ढूंढ लें जो उस इंसेक्ट पे फीड कर ले, और इस तरीके से वो पेस्ट जो हमारी फसल को खराब कर रहा है उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें। ऑर्गेनिक मैन्यूर यूज़ करें। ठीक है, सो ये सभी चीज़ें जो हैं वो फॉलो की जाती हैं इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है इन दी ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स। So students, in organic farmings, no genetically modified crops are used, no synthetic fertilizers they are used, no agrochemicals they are used. Organic fertilizers यूज़ किए जा रहे हैं। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको कम यूज़ किया जा रहा है, लोकल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वाटर कंजम्पशन को कम किया जाता है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है उसके अंदर मैन्योर डाल के, क्योंकि जो ह्यूमस होती है वो सॉइल की जो नेचुरल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करती है। इंक्रीज्ड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कर रहे हैं। लार्जर फ्लोरल और फॉनल और माइक्रोबायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन रखा जाता है। रिड्यूस्ड सॉइल लॉस, ठीक है, सॉइल लॉस या सॉइल इरोजन बहुत कम होता है, एंड बहुत कम एनर्जी जो है वो यूज़ की जाती है इन केस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। So organic farming, it is a farming practice with minimal or no use of chemicals, no chemical fertilizers they are used, no chemical herbicides and pesticides they are used. Instead of all the chemicals, we use natural organic manures या recycled farm waste जो है वो use किए जा रहे हैं। Biofertilizers we are using the microbes which can fix nitrogen or which can increase the fertility of the soil, और हम healthy cropping सिस्टम जैसे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया, इंटर क्रॉपिंग हो गया या क्रॉप रोटेशन, ये क्रॉपिंग जो पैटर्न्स हैं या क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं ये फॉलो किए जाते हैं इन केस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। नाउ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस, जिसमें आया सबसे पहला बायोपेस्टिसाइड्स। सो व्हेन वी आर यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड्स। वीड्स क्या हैं? अनडिजायरेबल या अनवांटेड प्लांट हैं जो हमारी मेन क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं। इंसेक्ट्स या पैथोजन, इन सबको कंट्रोल करने के लिए जब हम कोई बायोलॉजिकल एजेंट को यूज़ करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? बायोपेस्टिसाइड। अब बायोपेस्टिसाइड में हमने दो करने हैं, एक बायो इंसेक्टिसाइड्स और बायो हर्बिसाइड्स। सो ये जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं इन्हें ग्रो किया जाता है लैब्स में ऑन अ लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन एंड देन इट इज सप्लाइड टू द फार्मर्स। एक ऑर्गेनिक फार्मर जो है क्रिएट्स अ सिस्टम। एक ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्टूडेंट जो फार्मर होता है वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है जहाँ पे हम पेस्ट को पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं करेगा,
क्योंकि एक इकोलॉजिकल नेचर में एक बैलेंस बना हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, तो वो बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करेगा कि पेस्ट को एकदम 100% ख़त्म कर देगा। यहाँ पे पेस्ट को कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं किया जाता, बट उन्हें मैनेजेबल लेवल पे रखा जाता है बाय द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस विद इन द लिविंग एंड द वाइब्रेंट इकोसिस्टम। तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो लो कर दी जाएगी ताकि हमारी जो फसल है वो ज़्यादा खराब ना हो। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग के केस में पेस्ट दे आर नॉट कंप्लीटली इरेडिकेटेड बट दे आर केप्ट एट अ मैनेजेबल लेवल। Now, examples of biocontrol agents, very important examples हैं students। पहला है लेडी बर्ड बीटल एंड ड्रैगन फ्लाइज, इनको यूज किया जाता है टू गेट रिड ऑफ एफिड्स। लेडी बर्ड बीटल इज यूज टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज to get rid of the mosquitoes. Bacteria, the name of this bacteria is very very important, Bacillus thuringiensis. Next, fungi है Trichoderma. It is also used as a biocontrol agent. And last is the viruses. So ये चारों examples बहुत important हैं, तो we will do them in detail. Now, सो लेडी बर्ड बीटल है स्टूडेंट्स। लेडी बर्ड बीटल जो है उसे यूज़ किया जाता है एफिड्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरीके से मॉस्किटोज़ की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वी यूज़ ड्रैगन फ्लाइज। बहुत एक बेटर तरीका है स्टूडेंट्स, अगर हमने किसी पेस्ट को ख़त्म करना है तो हम उसका प्रेडेटर ढूंढ लें जो उस पर फीड करेगा, तो इस तरीके से प्रेडेटर की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, दैट विल गेट कंट्रोल्ड, उसकी कम हो जाएगी। तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि एक प्रेडेटर ढूंढ लिया जाए जो प्रेडेटर उस पेस्ट पे फीड करे, और इस तरीके से हम उस पेस्ट की पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis ऑन ब्रासिका एंड फ्रूट trees to control the butterfly caterpillars, the bacteria Bacillus thuringiensis is used. अब स्टूडेंट ये जो बैक्टीरिया है ना, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है और इन स्पोर्स के अंदर टॉक्सिन प्रोटीन प्रेजेंट है, एंड दिस टॉक्सिन प्रोटीन इज थुरियोसाइट। सो दिस बैक्टीरिया इज प्रोड्यूसिंग अ स्पोर्स, और इन स्पोर्स के अंदर एक टॉक्सिन है विच इज नोन एज थुरियोसाइट। नाउ स्टूडेंट, जब ये टॉक्सिन फॉर्म्ड होता है बाय दिस बैक्टीरिया, एट दैट टाइम इट इज इन इनएक्टिव फॉर्म। जब इसे कोई इंसेक्ट फीड करेगा, ठीक है, यूजुअली क्या किया जाता है कि ये जो बैक्टीरिया के स्पोर्स हैं इन्हें पानी में मिक्स करके क्रॉप के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है। तो जब ये टॉक्सिन इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर जो पीएच है वो एल्कलाइन है, तो एल्कलाइन पीएच इस टॉक्सिन को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। अब ये टॉक्सिन क्या करेगा कि इंसेक्ट की जो मिड गट है वहां पे छोटे छोटे पोर्स क्रिएट कर देगा वॉल में, इट विल क्रिएट स्मॉल पोर्स, जिसके कारण वाटर की एंट्री जो है वो हो जाएगी इनटू दी सेल्स, और सेल्स जो हैं दे विल स्वेल अप, और इस तरीके से उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सो दिस बैक्टीरिया इट प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन first in inactive form, but once this toxin it enters into the insect's body, it gets activated due to the alkaline pH. What it will do, it will create small pores in the mid gut lining, ठीक है, पोर्स जो है वो गट मेम्ब्रेन में क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण सारा जो एक बैलेंस है, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सेल्स में पानी की एंट्री होगी, दे विल स्वेल अप एंड दे विल बर्स्ट, जिसके कारण इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और ये स्टूडेंट हमने ये जो बैक्टीरिया है इन डिटेल स्टडी करना है इन अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। सो दिस बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis जो है, जिसको BT भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज यूज टू कंट्रोल द कैटरपिलर्स। ड्राई स्पोर्स जो हैं उन्हें पानी में मिक्स करके वी स्प्रे देम ऑन द प्लांट्स, दे आर ईटन अप बाय द इंसेक्ट्स, एंड इन द गट ऑफ द लार्वा द टॉक्सिन इट इज रिलीज्ड विच किल्स द लार्वा। सो इन दिस वे वी कंट्रोल द पेस्ट पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स, बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन जो है वो एक ऐसी वैरायटी है कॉटन की जो कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से सिंथेसाइज की गई है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस वैरायटी इन डिटेल इन अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी।
किया क्या गया है स्टूडेंट्स की जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है उसमें वो जीन जो है वो आइसोलेट की गई है जो ये टॉक्सिन बनाती है, और इस जीन को कॉटन प्लांट की डीएनए के अंदर इंसर्ट कर दिया गया है। तो अब कॉटन प्लांट ने भी अपने लीव्स में इस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। तो ये जो कॉटन प्लांट है जिसको हम बीटी कॉटन कहते हैं, दिस हैज बिकम रेजिस्टेंट टुवर्ड्स द अटैक ऑफ द बॉलवॉर्म्स एंड अदर insects. Now fungus, this is also a very important example. Fungus Trichoderma. ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग सेप्रोफिटिक फंजाई है। सेप्रोफिटिक मीन्स कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करती है, एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन द रूट सिस्टम्स दैट कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजेंस। कई प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करने में ये फंजाई जो है दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। तो कई बारी जैसे तुम्हें कहा जाएगा गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंगस विच इज यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, सो दैट इज ट्राइकोडर्मा। बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है, ट्राइकोडर्मा जो है दैट इज अ फंजाई। तो ट्राइकोडर्मा जो है ये बहुत ही स्ट्रांगली एंटागोनिस्टिक है टू अदर फंजाई। सो इसलिए इसे एक बायोफंजीसाइड के तौर पे यूज़ किया जाता है। कई ऐसी इन्फेक्शंस हैं जो फंजाई के कारण हो रही हैं, तो उन फंगल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए वी यूज़ दिस फंगस ट्राइकोडर्मा। Trichoderma viridi fungus, it has been used to develop biological control for the treatment of the plant diseases, and this fungus that is also available in the market. ठीक है, तो इसे भी यूज किया जाता है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट बाय द फार्मर्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट वायरसेस। वायरसेस में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है बेक्यूलो वायरसेस का। बेक्यूलो वायरसेस दे आर दी पैथोजेंस जो कि अटैक करते हैं इंसेक्ट्स या दूसरे आर्थ्रोपॉड्स पे जो हमारी क्रॉप को खराब कर रहे हैं, हमारी यील्ड जो है वो खराब कर रहे हैं। द मेजॉरिटी ऑफ दीज बिलोंग टू न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। मेजॉरिटी जो है वायरसेस जो हैं वो इनको बिलोंग करते हैं। एक्चुअली दो कैटेगरीज हैं, एक न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस और एक है ग्रैनुलो वायरसेस। बट मोस्टली जो बेक्यूलो वायरसेस हैं जो कि डिजीज कॉज कर रहे हैं टू इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपॉड्स, दे आर न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस, and they are excellent candidates for species specific narrow spectrum insecticidal application. species specific का मतलब है स्टूडेंट कि किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज पे ये अटैक करेगा, तो इनका जो स्पेक्ट्रम है वो नैरो है। ब्रॉडली कई जो होते हैं केमिकल्स होते हैं या कई जो एजेंट्स होते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, मतलब काफ़ी पे ज़्यादा अफेक्ट करेंगे, काफ़ी इंसेक्ट्स को जो है किल करते हैं। बट ये जो वायरसेस हैं बेक्यूलो वायरसेस, ये नैरो स्पेक्ट्रम है, मतलब कुछ के ऊपर अटैक करते हैं। सो दे आर वेरी स्पीशीज स्पेसिफिक एंड दे आर नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स ये जो वायरस है इसको भी स्प्रे कर दिया जाता है ओवर दी फोलिएज। तो व्हेन दी कैटरपिलर कम्स इट कंज्यूम्स दिस बेक्यूलो वायरस एंड दिस प्रोटीन when it enters into the insect body or the caterpillar body, then what will happen, the protein coat it will get dissolved और DNA जो है वो enter कर जाएगा into the stomach cells and this DNA that is replicated, ये अपने आप को replicate करना शुरू कर देगा और इस तरीके से जो वायरस का DNA है वो spread कर जाएगा throughout the body of the caterpillar और caterpillar की body जो है वो dissolve हो जाएगी पूरी, ठीक है, and it will die within days, ठीक है। और जब कैटरपिलर की बॉडी जो है वो डिज़ोल्व होती है तो उसकी बॉडी से और भी ज़्यादा वायरसेस जो हैं वो लिबरेट होते हैं, तो एक नेचुरल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। सो इस तरीके से इट इज़ यूज्ड एज एन वेरी इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट। सो बायो कंट्रोल एजेंट में स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमने कर लिए स्टडी। एक बैसिलस thuringiensis विच इज़ अ बैक्टीरिया विच इज़ यूज्ड अगेंस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। ट्राइकोडर्मा इट इज़ अ फंजाई, इट इज़ यूज्ड फॉर प्लांट पैथोजेंस। बेक्यूलोवायरसेस इट इज़ अ वायरस एंड इट इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ insects and other arthropods. So we have studied them in detail. Next students, bioherbicides.
Living organisms, they are also used to control the population of the weeds or herbs which are growing विद आवर मेन क्रॉप. ठीक है, तो कई बारी हम देखते हैं कि हमने कोई क्रॉप लगाई, उसके साथ कई और प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर गए हैं, उनको हम वीड्स कहते हैं. तो ये क्या करते हैं, ये हमारी मेन क्रॉप के साथ एक कंपटीशन इनका स्टार्ट हो जाता है फॉर दी न्यूट्रिएंट्स. तो सारा न्यूट्रिएंट्स ये अपनी तरफ ले जाते हैं और हमारी जो मेन क्रॉप है उसे न्यूट्रिएंट नहीं मिलता. तो हर्ब्स को कंट्रोल करने के लिए या वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, बट अगेन ये केमिकल्स बहुत हार्मफुल हैं, ये पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, इनका हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत बैड इफेक्ट है. इसीलिए आजकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जा रहा है एज हर्बिसाइड्स और टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन ऑफ दी वीड्स. तो सबसे पहला इफेक्टिव जो बायो हर्बिसाइड है स्टूडेंट, वो है फाइटोफथोरा पाल्मीवोरा, फंजाई है. And it is used for controlling the milkweed vines in citrus orchards. इसी तरीके से स्टूडेंट्स कैक्टाई की जो ग्रोथ है इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, उसको कैसे कंट्रोल किया गया था, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ इट्स नेचुरल हर्बीवोर कोकिनियल इंसेक्ट कैक्टोब्लास्टस कैक्टोरम. सो इस तरीके से कैक्टाई की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया, उसका हर्बीवोर ढूंढ के जो उस कैक्टस पे फीड करे और इस तरीके से उस कैक्टस की पॉपुलेशन क्या हो जाए, अंडर कंट्रोल हो जाए. इसी तरीके से स्टूडेंट्स नेक्स्ट है वाटर हाइसिंथ, जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, आइशॉर्निया. ये भी बहुत जल्दी जो है वो स्प्रेड कर जाता है. तो इसकी पॉपुलेशन को भी फ्लोरिडा यूएसए में कैसे कंट्रोल किया गया है, विद द हेल्प ऑफ अ फंजाई सर्कोस्पोरा रॉडमेनाई. और इंडिया में भी इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है विद द हेल्प ऑफ द फंगस ऑल्टरनेरिया आइशॉर्नी. नेक्स्ट स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवाइन एंड कुलीगो. कई बारी कह देते हैं गिव एग्जांपल्स ऑफ फंगल स्पोर्स. सो डिवाइन और कुलीगो जो हैं ये फंगल स्पोर्स हैं. इनका वायबिलिटी पीरियड जो है बहुत लंबा है और ये रेजिस्टेंट हैं टू एडवर्स कंडीशंस, और इन्हें भी वीड्स को कंट्रोल करने के लिए कमर्शियली यूज़ किया जाता है इन इंडिया. और फिफ्थ, स्मूदर क्रॉप्स. ये क्या होती हैं, व्हाट आर स्मूदर क्रॉप्स? स्मूदर क्रॉप्स में अल्फा अल्फा, सोयाबीन, सनफ्लावर, स्वीट क्लोवर आ गया. ये वो क्रॉप्स हैं जो अपने नज़दीक किसी वीड को नहीं ग्रो होने देती. तो ऐसी क्रॉप्स भी लगानी चाहिए, इनसे भी वीड की पॉपुलेशन क्या होगी, नेचुरल तरीके से कंट्रोल होगी. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायो हर्बिसाइड. स्टूडेंट हमें हर एक के 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए. बायो हर्बिसाइड्स के जो हैं हमें 3-3, 4-4 तुम एग्जाम्पल्स कर लो. बायो इंसेक्टिसाइड्स के भी तुम्हें आने चाहिए. और वैसे भी इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है भी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बैसिलस thuringiensis, व्हाट आर बैक्यूलोवायरसेस. तो हमें इंडिविजुअली भी हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए. What is divine and coligo? These are the fungal spores. What are smoother crops? These crops, they do not allow the weeds to grow nearby them. So we must know the definition of each and every term. Next, how the microbes, they are used as biofertilizers. Now, बायोफर्टिलाइजर्स जब हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनका इफेक्ट जो है सॉइल की माइक्रोबियल कम्युनिटी के ऊपर है. वो क्या करते हैं, नाइट्रीफायर्स, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, उनका नंबर एनहांस कर देते हैं इन दी सॉइल. और फंगल जो कम्युनिटी है उसको भी इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि ये जो फंजाई होता है ये रूट्स के आसपास जो है वो ग्रो करती हैं, रूट्स का सरफेस एरिया बढ़ाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो सकें फ्रॉम दी सॉइल. तो देखो बायो फर्टिलाइजर्स जो हैं वो एक तो नाइट्रीफायर्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, फंगल कम्युनिटी को इंक्रीज कर देते हैं. इसी तरीके से इनका सॉयल के फिजियोकेमिकल और बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी काफ़ी अफेक्ट है. जैसे कि ये सॉयल की एग्रीगेशन को इंक्रीज कर देंगे, सॉयल के अंदर पोरोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं. पोरोसिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि रूट्स जो हैं वो एरिएट कर सके, रूट्स को जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई मिल सके. नाउ, what are biofertilizers? Biofertilizers, they are the living organisms that enrich the nutrient quality of the soil. They enhance the availability of nutrients like nitrogen and phosphorus to the crops. ठीक है? And
The microorganisms which are used as biofertilizers are nitrogen fixing bacteria, cyanobacteria and mycorrhiza. नाउ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया स्टूडेंट्स तुमने अपनी +1 क्लास में ज़रूर स्टडी किया होगा. ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं एंड मेक इट अवेलेबल फॉर दी प्लांट्स. हमें पता है कि एयर के अंदर 80% गैस जो है दैट इज नाइट्रोजन, बट वी ऑल नो दैट दिस नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस. प्लांट्स इस गैस को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, बट कई ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंड दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स दे गेट मिक्सड इन दी सॉइल और इस तरीके से ये सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, एनहांस कर रहे हैं. Even student, when we are breathing, then this nitrogen gas, it is entering into our body, but being an inert gas, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये गैस as it is release हो जाती है हमारी बॉडी से. मतलब कि जो नाइट्रोजन के बीच में ये जो दो एटम्स हैं दे आर ज्वाइंड विथ ट्रिपल बॉन्ड्स. अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड कि इन दो नाइट्रोजन एटम्स को सेपरेट करना है. वी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी और ये एनर्जी सिर्फ किन के अंदर है स्टूडेंट्स, बैक्टीरियाज और सियानोबैक्टीरिया के अंदर है. दे हैव द पावर टू फिक्स दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स. जिसमें एग्जांपल है स्टूडेंट्स फ्री लिविंग बैक्टीरिया. फ्री लिविंग बैक्टीरिया के तुम्हें एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए. ये दो स्टूडेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं, एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पिरिलम. ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, मतलब ये अकेले रह के विदाउट एनी एसोसिएशन दे कैन फिक्स दी नाइट्रोजन. सिम्बायोटिक जो है दे आर म्यूचुअली एसोसिएटेड विथ सम अदर ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो फ्री लिविंग स्टेट में नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता. व्हेन इट एंटर्स इनटू द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स देन ओनली इट कैन फिक्स द नाइट्रोजन. तो राइजोबियम जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. तो कई बार एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. The example is rhizobium. And if it is asked, give an example of free living nitrogen fixing bacteria, then the example is Azotobacter or Azospirillum. Next, cyanobacteria, blue-green algae. They are the autotrophic microbes widely distributed in aquatic and terrestrial environments. Many cyanobacteria, blue-green algae, they can fix the atmospheric nitrogen. स्पेशली स्टूडेंट जो पैडी फील्ड्स हैं वहाँ पे सियानोबैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ किया जाता है. ब्लू ग्रीन एल्गी दे ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. ठीक है, जब इनकी डेथ होगी वैसे तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं एंड दे आर सप्लाइंग इट टू द मेन क्रॉप. और जब इनकी डेथ होगी तो उससे भी ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बढ़ेगा इनटू दी सॉइल. तो इस तरीके से भी सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, एनहांस होगी. अब फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग सियानोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया. ये स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स तुमने ज़रूर 2-2, 3-3 करने हैं. सो सियानोबैक्टीरिया के अंदर एग्जाम्पल है फ्री लिविंग में एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया. और सिम्बायोटिक के अंदर एग्जाम्पल है लाइकन्स, एजोला, एनाबिना का एसोसिएशन एंड दी साइकड रूट्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. साइकस की रूट्स के अंदर स्टूडेंट्स सियानोबैक्टीरिया अकर करते हैं एंड दे फिक्स व्हाट, नाइट्रोजन. लास्ट है स्टूडेंट्स माइकोराइजा. माइकोराइजा का मतलब क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द फंगस विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ फंजाई की एसोसिएशन. तो ये फंजाई जो है वो इन रूट्स को कवर करके रखती हैं, एक तरीके से ये रूट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही हैं सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स. मोस्ट कॉमन फंगल पार्टनर्स जो देखा गया है with the roots of higher plants, it is Glomus species. So Glomus is an example of fungi which act as mycorrhiza. Enhanced absorption करवा रहे हैं ये phosphorus की. And such plants
which have the association of fungi, they also show other benefits like they are found to be resistant to root-borne pathogens. उन्हें कोई भी root-borne diseases नहीं होती हैं. They are found to be tolerant to salinity. उन पे अगर सॉइल के अंदर अगर सॉल्ट कंटेंट का ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है, देन दे डोंट हैव एनी बैड इफेक्ट ऑन देम. They are tolerated to salinity, they are tolerant to drought conditions, and an overall increase in the plant growth and development. So ये students benefits हैं mycorrhiza के, कि mycorrhiza से कोई root borne diseases नहीं हो रही हैं, टॉलरेंस डेवलप हो रहा है अगेंस्ट दी सेलिनिटी एंड ड्रॉट कंडीशंस, और ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है, एनहांस होती है. नाउ स्टूडेंट, ये जो माइकोराइजा है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक एक्टोमाइकोराइजा और एक एंडोमाइकोराइजा है. एक्टो मीन्स आउटर, कि जब ये जो रूट्स हैं, हमें रूट्स की स्टूडेंट्स एनाटॉमी पता है कि बाहर वाली लेयर क्या होती है, दैट इज़ दी एपिडर्मिस. ठीक है, और अंदर की तरफ फिर कॉर्टेक्स है, देन एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, जाइलम एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट. तो एक्टोमाइकोराइजा में क्या है कि वैसे तो माइकोराइजा जो है उसने पूरा बाहर जो है एक कवरिंग बना के रखी हुई है अराउंड दी रूट्स. सो हेयर दी फंगल माइसिलम कंप्लीटली एनक्लोजेस, पूरा जो रूट है, सरफेस है, दैट इज कवर्ड बाय दी एक्टोमाइकोराइजा. कई बारी जो फंजाई है वो पेनिट्रेट भी कर जाएगी विद इन दी रूट्स, बट जो कॉर्टेक्स की सेल्स हैं, सपोज ये कॉर्टेक्स की सेल्स हैं, तो उनके अंदर नहीं एंटर करेगी. जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वहां तक ये क्या कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है. तो जब ये कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करती है तो वहां पे एक जाल सा बनाएगी, नेटवर्क बनाएगी, विच इज नोन एज हार्टिक नेट. एंडोमाइकोराइजा में क्या है स्टूडेंट्स की जो मोस्टली जो फंजाई है वो बाहर नहीं है, वो रूट्स के अंदर एंटर कर गई है, और रूट्स के अंदर एंटर करने के बाद ये कॉर्टेक्स की जो सेल्स हैं, ये सपोज कॉर्टेक्स की सेल्स हैं, उनके अंदर तक इनकी क्या हो गई है, पेनिट्रेशन हो गई है. तो एक्टोमाइकोराइजा में फंजाई ने एक बाहर कवरिंग बना के रखी हुई है, और वो अंदर अगर एंटर की है इनटू द रूट्स, इट इज ओनली प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस. एंडोमाइकोराइजा में it has penetrated into the cortex cells. So here the fungus does not form an external sheath or mantle. It lives in the intercellular spaces as well as intracellularly. It enters into the cells of the cortex. So only a small portion of the fungus, it lives outside the root. And one of the important endomycorrhiza is VAM. Students, you must know the full form of VAM, vesicular arbuscular mycorrhiza. क्या होता है कि जब ये फंजाई पेनिट्रेट कर जाती है इनटू दी कॉर्टेक्स सेल्स, तो या तो ये स्वेलिंग्स बना देगी ऐसे, या फिर ये क्या करेगी, व्हेन इट एंटर्स इट बिकम्स डाइकोटोमसली ब्रांच्ड ऐसे. तो अगर ये स्वेलिंग्स बनाती है तो उसको हम कहते हैं वेसिकल्स. अगर वो अंदर एंटर करने के बाद डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हो जाती है तो उसको हम कहते हैं आर्बस्क्यूल्स. ये फूड स्टोरेज ऑर्गन्स का काम करते हैं. सो दिस टाइप ऑफ माइकोराइजा इज नोन एज वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा. When it enters into the cortex cells, it either forms small vesicles or it becomes dichotomously branched, or it forms the arbuscules. So this is known as what VAM, that is vesicular arbuscular mycorrhiza. So students, these are the various examples of biofertilizers. तो biofertilizers में हमने स्टडी किए बैक्टीरियाज, फ्री लिविंग एज वेल एज सिम्बायोटिक, cyanobacteria, free living as well as symbiotic, and mycorrhiza. And mycorrhiza is of two types, that is ectomycorrhiza and endomycorrhiza. Students, इस चैप्टर में तुम्हें हर एक एरिया में, लाइक इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स और इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, तुम्हें दो एग्जाम्पल ज़रूर पता होने चाहिए. यू मस्ट नो द नेम ऑफ द माइक्रोब्स जो कि चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहे हैं. नेम द माइक्रोब्स विच आर यूज्ड इन मेकिंग सिट्रिक एसिड. बायो जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, माइक्रोब्स के नाम बताओ. ठीक है, किन माइक्रोब्स को सीवेज ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, किन माइक्रोब्स को बायोगैस प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है. सो यू मस्ट नो द एग्जाम्पल्स, टू एग्जाम्पल्स of the microbes in each and every area where these microbes they are used. So students, with this the chapter is complete. Thank you all of you.